हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे एक बारी फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जो वीडियो आप रिसेंटली देख रहे हैं काफ़ी सारे चैनल्स पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ कुछ डिस्कस कर लूँ इसी बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को फुल ऑन डिस्कस करने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल और वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में अपना फीडबैक देना, स्कोर बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर हैं अवेकन ब्रेन्स के, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें। दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मुझे ही नहीं बल्कि बाकी व्यूअर्स को भी काफी फायदा होता है कि वो वहां से आपके कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो भी अपना आइडिया शेयर करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से एक जनरल डिस्कशन जो है, मेरा मकसद ही यही है, इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि एक पब्लिक डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी बन जाता है, जहां पे आप कमेंट्स में एक दूसरे के पॉइंट्स, एक दूसरे के व्यूज पढ़ते हैं और उसके बाद अपने व्यूज शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ कंक्लूजन वहां से निकलता है। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे आज अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की डिस्कशन की। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके सामने 8 सब्जेक्ट्स थे। 8 सब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 8 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले जो चर्चित विषय था वो था अकाउंटेंसी, तो काफ़ी ईजी आ चुका था और जनरल स्टडीज भी काफ़ी ईजी आ गया था। तो ये 60 मार्क्स तो हर एक बंदे ने बड़े ईजिली कर दिए। उसके बाद उसका पोर्शन जो है टफ से टफर होता गया और कुछ चीज़ों में उसको दिक्कत भी आई, जैसे जेकेएसएसबी ने आंसर जो है, ऑप्शंस जो है, कहीं डबल लिख लिए, कहीं टाइपिंग एरर आ गया, कहीं पे मिस कर दिया। कुछ क्वेश्चनों में भी कहा जा रहा है अकाउंटेंसी के जो काफ़ी जानने वाले हैं, जो अकाउंटेंसी में अपना होल्ड रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस गलत पूछे गए हैं। बाकी सारे मैथ्स के अंदर भी ऑप्शंस की कुछ गड़बड़ देखने को मिली। तो जेकेएसएसबी को एटलीस्ट एक बारी प्रूफ रीडिंग करके इस क्वेश्चन पेपर को सेट करना चाहिए, क्योंकि जिंदगियों का सवाल है। हर एक बच्चा नौकरी के लिए इतना तड़फ रहा होता है, वो इतना हार्ड वर्क करता है, उसके बाद अगर एग्जाम में जाकर उसका मोरल डाउन हो जाता है जेकेएसएसबी की वजह से, उस क्वेश्चन पेपर की वजह से, तो वो नुकसान बेचारे को जिंदगी भर उसका भरपाई नहीं हो सकती। तो जेकेएसएसबी को ये देखना चाहिए कि उनके पास काफी वक्त होता है, काफी टाइम होता है, तो एटलीस्ट एक हफ्ता भी अगर वो लगा लें 4 सेट्स के क्वेश्चंस पढ़ने में और उनके आंसर्स को पढ़ने में, उनके ऑप्शंस को सेट करने में होते, तो वो 120 ही क्वेश्चन है, चलो, लेकिन वो सेग्रीगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग अलग उसका जंबलिंग करके सेट बनाते हैं। तो एटलीस्ट टाइपिंग एरर ना हो, क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से उनकी लैंग्वेज सेट हो और उसके बाद आंसर्स में भी उनकी लैंग्वेज सेट हो। कुछ सीखो सेंट्रल एग्जाम्स से। सेंट्रल एग्जाम्स में ऐसा क्यों नहीं होता? आप ऐसी कौन सी जो है जल्दबाजी में होते हैं कि जल्दी जल्दी उस पेपर को टपाने की बात कर रहे हैं? तो बच्चा, आप तो अपना एग्जाम टपा लेते हो, लेकिन वो बच्चा जिसका नुकसान हो जाता है, तो उसकी जिंदगी की भरपाई, उसकी मेहनत की भरपाई, वो किताबों का खर्चा, वो लाइब्रेरी का खर्चा, वो खाने पीने का खर्चा, वो एग्जाम में तैयारी करने का खर्चा, उसके स्ट्रेस, उसके माइंड, उस सारी चीज़ों की भरपाई कौन करेगा? आप तो अपना टारगेट सेट कर लेते हो, अच्छी बात है, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, जेकेएसएसबी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जेकेएसएसबी को जो गलतियां करेगा उसको भी हमें यहाँ उजागर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप टाइपिंग एरर ना करें, एटलीस्ट ना करें। हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम है, किसी क्लास का एग्जाम नहीं है कि 5th 6th का या 10th का एग्जाम ले लो या 9th का एग्जाम ले लो। क्लास में हो गया 30 बच्चे थे या 40 बच्चे थे, वो टाइपिंग एरर आ गया था, चलो बच्चों आपको हम सारे मार्क्स दे देते हैं। नौकरी का मसला है, 2 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, करियर का मसला है, स्ट्रेस का मसला है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ जेकेएसएसबी को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद पेपर जो है वो बैलेंस में बनाना चाहिए यार। अगर आपने जीएस का पेपर इतना इजी डाल दिया, अकाउंट्स का पेपर इतना इजी डाल दिया, तो बाकी को क्या कर दिया? अगर बाकी आपने मॉडरेट से टफ के बीच में रखा, तो इसको भी रखना चाहिए था, ताकि पेपर ईजी से जो है ऑन एन एवरेज पेपर जो है हर एक स्ट्रीम को टच करे। अब यहाँ पे एक हर एक स्ट्रीम की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, एमबीबीएस के हार्डली कोई बच्चा होगा जो अपीयर हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जिनकी भी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, वो सारे के सारे अपीयर हुए होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर होते हैं, तो आपको पता ही है कि आर्ट स्ट्रीम से बच्चा होता है, बीएससी स्ट्रीम से बच्चा होता है, उसमें नॉन मेडिकल, मेडिकल दोनों को मैं रख रहा हूँ, और उसके बाद
नॉन मेडिकल, मेडिकल तो वो तो उसके अलावा आप देखें बीटेक का बच्चा अपीयर होता है, लॉ का बच्चा अपीयर होता है, कॉमर्स का बच्चा अपीयर होता है। तो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं सोसाइटी के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के बैलेंस पेपर बनाना चाहिए। अब हर एक को तो आप अकोमोडेट कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है बेचारा वो ऐसा फील ना करे कि मेरी फील्ड का पेपर जो है बहुत जो है इजी पूछ लिया और दूसरी फील्ड का पेपर काफ़ी टफ पूछ लिया, या दूसरी फील्ड का इजी पूछ लिया, मेरा वाला टफ पूछ लिया। तो एटलीस्ट जेकेएसएसबी को इसको बैलेंस वे में बनाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा इजी था या हार्ड था, इसको तो मैं 50-50 मानता हूँ, क्योंकि कुछ पोर्शंस जो थे जीएस और अकाउंटेंसी वो इजी था, और बाकी पोर्शंस में बच्चों को दिक्कतें आई हैं, जिस तरह से अभी तक सुनने को मिला, देखने को मिला। तो ये इजी कुछ बच्चों के लिए तो था ही था, क्योंकि वो एक ही स्ट्रीम से आ रहे हैं, जिनका यहाँ पे जेके तो जेएंड के जम्मू कश्मीर की जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज ओवरऑल जो थी इंडिया की, वो इजी आ गई। अकाउंटेंसी इजी आ गई, हो गया यहाँ से 60 मार्क्स, उनके मैथ्स भी अच्छा होगा, हो गया 70 मार्क्स, उसके बाद स्टैट भी हो गया उनका 80 मार्क्स, इंग्लिश तो वो कर ही लेंगे, हो गया 90 मार्क्स, उनके साइंस भी आ गई उनको, और उसके बाद कंप्यूटर भी आ गए। तो रह क्या गया यार? तो किसी एक स्ट्रीम को ही आप बेनिफिट दोगे और दूसरे स्ट्रीम्स के बच्चों को अकोमोडेट नहीं करोगे, तो बैलेंस वे में रिक्रूटमेंट कैसे होगी? फिर तो आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक ही स्ट्रीम को फायदा देना था, फिर तो मेंशन कर लेना था। क्यों आपने ग्रेजुएशन बेस पेपर रखा? जब ग्रेजुएशन बेस रख रहे हो तो ग्रेजुएशन के हिसाब से इसको बैलेंस भी बनाओ पेपर को। अब सिक्योर कौन है? सिक्योर का मतलब यहाँ पे यही है, सबसे पहली बात है, आप एग्जाम देते हैं, आपको पता है। सिक्योरिटी का मतलब है जिसने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया हो, एक्सलेंट या वेरी गुड क्या है उसमें टेबल में आ रहा हो, तो वो तो सिक्योर ही सिक्योर है। अब पोर की बात मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा? पोर को तो पता है कि मेरा स्कोर लो था, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैं तो बाहर हो गया। फेयरली उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला। यहाँ पे गुड स्कोर का मतलब ये है कि जो 3 कैटेगरीज ओवरऑल एग्जाम के हिसाब से बनती है ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो है हाई स्कोर जिनका है, उनको तो ड्यू एंड डेफिनेट पता है कि वो सेलेक्ट है ही है। उसके बाद दूसरा स्कोर बनता है एवरेज वालों का। एवरेज वालों का ये कि यार सबका ही ऐसा स्कोर चल रहा है, तो मेरा भी ऐसे ही इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं। और उसके बाद लो स्कोर वालों को तो पता है यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी या हमारा दिन अच्छा नहीं था, तो हम तो बाहर हैं ही हैं। अब यहाँ पे ये हाई वाले भी काफी कम होंगे, और एवरेज में देखने वाला है कि अब ये एवरेज के कैंडिडेट्स कितने हैं यार। 972 पोस्टें हैं, 972 पोस्टों में ऑन एन एवरेज स्कोर क्या जा रहा है? तो अभी तक जो देखने को मिला वो 80 टू 90 के बीच में ही जो है वो स्कोर मिल रहा है। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जो है बता रहे हैं। अब ये जरूर चीजें आप यहाँ पे बता दें इस फीडबैक में, कमेंट में, कि आपका 100 से ऊपर किन का स्कोर है, और कितने बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप जानते हैं जिनका 100 प्लस स्कोर है, और 90 जो है, और 90 और 100 के बीच में कितनों का स्कोर है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई क्या पूरे जेएंडके में 110 से 120 के बीच में फॉल कर रहा है, इसको जरूर आप मेंशन करें। और उसके बाद दूसरा स्लॉट बन रहा है 100 से 110 के बीच में, और तीसरा स्लॉट बन रहा है यहाँ पे 90 और 100 के बीच में। और उसके बाद जो नीचे जो है हम बात करेंगे 80 से 90 के बीच में स्कोर जो है वो बच्चों का कहाँ पे बन रहा है। और उसके बाद क्या बच्चा 70 से 80 के बीच में भी है, या ऑन एन एवरेज जो है स्कोर का स्लॉट क्या है। आप ये स्लॉट ज़रूर बता दें, ताकि स्लॉट से भी काफ़ी सारी हेल्प होती है कि यहाँ पे जो है स्कोर बता दें, यहाँ इस रेंज में जो है मोस्ट ऑफ द बच्चे कहाँ किस रेंज में फॉल कर रहे हैं। ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जब तक जेकेएसएसबी अपनी एक प्रोविजनल लिस्ट बनाता है रिप्रेजेंटेशंस को लेकर, उसके बाद दोबारा एक आंसर की बनाता है। क्वेश्चन पेपर में काफ़ी गड़बड़ थी, मिस प्रिंट भी था, तो मिस प्रिंट के अलावा क्वेश्चन पेपर्स में भी काफ़ी गड़बड़ थी। तो इन चीज़ों को जेकेएसएसबी को ज़रूर देखना चाहिए। इन चीज़ों को देखने के बाद बैलेंस पेपर बनाना चाहिए। बैलेंस पेपर बनाने से ये होगा कि हर एक स्ट्रीम जो है वो अकोमोडेट होगी और किसी को बेचारे को परेशानी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ जेकेएसएसबी को ज़रूर बतानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे मांगना चाहता हूँ यहाँ पे फीडबैक। तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है, ऑन एन एवरेज स्कोर क्या जा रहा है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या स्कोर कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के हिसाब
हिसाब से कौन सा बच्चा जिस भी कैटेगरी का हो वो कहाँ पे सिक्योर है, इसको आप फीडबैक में ज़रूर जो है बताएं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट में अपना स्कोर, अपने जानकारों का स्कोर अपडेट करना ना भूलें और अपना ओपिनियन देना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनटी का एग्ज़ाम याद होगा तो एनटी के एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एनटी का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी आ गया था। ईजी आने की वजह से जो है उसका कमेंट, वो जो कट मेरिट है वो आपको पता ही होगा, अगर आपको याद होगा वो 90 से 100 के बीच में गया था। तो 90 से 100 के बीच में गया था। तो इस तरह से यहाँ पे ये पेपर भी मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है। पटवारी का पेपर काफ़ी टफ आया था और टफ आने के बाद जो है इसका इजी आ गया। पटवारी का अगर मैं बता दूं तो पटवारी का पेपर उस टाइम पे काफ़ी हार्ड आया और हार्ड आने के बाद जब एनटी का पेपर हुआ तो जो बच्चा उम्मीद कर रहे थे कि उससे भी टफ आएगा तो वो बहुत ही ईजी आ गया, जिसकी वजह से स्कोर जो है काफ़ी जंप कर गया। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि उसी तरह के मेरे अंदर कुछ व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, ओपिनियन जैसा मेरा बन रहा है कि कहीं ये वो एनटी का एग्ज़ाम ना हो जाए। अब आप इसको बेहतर अंदाजे में बता सकते हैं कि ये पेपर कैसा था, इसकी हार्डनेस और टफनेस और इजीनेस कैसी थी, सिक्योर कौन है, कितना स्कोर जो है बच्चों का ऑन एन एवरेज आ रहा है। उस सारी बातों को आप यहाँ पे फीडबैक में कमेंट करना ना भूलें, बताना ना भूलें। आई होप कि ये वीडियो जो है एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन बेस्ड वीडियो था। इसमें कुछ ज़्यादा मैं जानकारी नहीं देने वाला था, बस सिर्फ आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ। जो मैंने सुना मैंने आपको बता दिया, जो आपने सुना आप भी इसमें बता दें कि आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या बताया जा रहा है। तो थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अवेकन ब्रेन्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कमेंट में फीडबैक में अपना स्कोर, अपने दोस्तों का स्कोर, ओपिनियन, डिस्कशन, पेपर इजी था, बैलेंस था, नहीं था, किस स्ट्रीम को फायदा होगा, किसको नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको बताना ना भूलें और अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।